सासू माँ, इतनी सारी रोटियां पकाते पकाते मेरा बीपी लो हो जाता है। रोटियां बनाने का काम तो जीजी ही करें तो ठीक है। रेणुका ने अपनी सास कमला जी से कहा तो कमला जी भी बोली, बहू तुम दोनों को इसलिए मैंने सुबह शाम का काम बांट रखा है कि किसी एक पर बोझ ना आए। ऐसा करो, सुबह शाम की रोटियां दोनों मिलकर ही पका लिया करो। लेकिन सासू माँ, जब मैंने कह दिया कि मैं रोटी नहीं पका सकती तो आप मुझे ज्यादा ज्ञान ना ही दें तो ठीक है। इतना कहकर रेणुका पैर पटकती हुई कमरे में चली गई और बड़ी बहू और कमला जी दोनों एक दूसरे का मुंह ताकती हुई खड़ी रह गईं। कमला जी के घर में उनके पति राकेश जी और उनके 2 बेटे और उनकी पत्नियां थीं। बड़ी बहू के 2 12 साल के जुड़वा बेटे और 18 वर्ष की बेटी थी और छोटी बहू की एक बेटी जो अभी 3 वर्ष की थी। संयुक्त परिवार होने की वजह से घर का काम भी ज्यादा होता और खाना भी ढेर सारा बनता था, तो कमला जी ने खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं को बांट कर रखी थी ताकि किसी को काम का बोझ ज्यादा ना लगे और दोनों बहुएं मिलकर घर का काम भी कर लेती थी। घर का खर्चा भी दोनों भाई 10-10 हजार रुपए देते थे, बाकी का खर्चा बाबूजी देते थे। लेकिन जब से रेणुका के पति शांतनु का प्रमोशन हुआ है तब से रेणुका का व्यवहार थोड़ा गड़बड़ा सा गया है। अब वो घर के हर काम में नखरे दिखाने लगी। सासू माँ ने भी जब शांतनु से उसकी शिकायत की तो शांतनु ने भी रेणुका को समझाया कि रेणुका, तुम घर की पहली बहू नहीं हो जो घर का काम करती हो। तुम रोटी नहीं पकाओगी तो क्या रोटी खाओगी भी नहीं? तो रेणुका ने कहा, देखिए मुझे खुद की और आपकी रोटी पकाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सबके लिए खाना नहीं पका सकती। अब ये घर हम सबके लिए छोटा पड़ने लगा है। इतने सारे लोगों में रहकर ना तो मैं अपनी बच्ची को पढ़ा पाती हूँ और ना ही हम कहीं बाहर घूमने जा पाते हैं। हर काम के लिए सासू माँ से हमें पूछना पड़ता है। ये भी कोई ज़िंदगी है? तो फिर तुम चाहती क्या हो? घुमा फिरा कर बात ना करके साफ बात करो ना। शांतनु ने गुस्सैल स्वर में कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब हम कोई दूसरा घर ले लें। तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ गई है और हम 3 लोगों का खर्च ज़्यादा है ही कहाँ। इतने छोटे घर में हमारा कोई भविष्य नहीं है। हम 10,000 महीने ही देते रह जाएंगे, बस ना पैसे जोड़ पाएंगे और ना ही कुछ बना पाएंगे। ये बात रेणुका ने इतनी तेज बोली थी कि किचन में काम कर रही बड़ी बहू कोमल और कमला जी दोनों ने सुन ली थी। माँ जी, आप चिंता न कीजिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप जाइए, मैं ही किचन देख लूँगी। बड़ी बहू ने कमला जी को पानी पिलाया और उनके कमरे में उन्हें भेज दिया। कमला जी ने सारी बातें राकेश जी को बताई। सुनिए जी, छोटी बहू को घर पर 10,000 देना बहुत अखर रहा है, जिस वजह से मेरे बेटे को दिन रात ताने मारती है। घर का सारा काम उसने कोमल के भरोसे छोड़ दिया है। सिर्फ अपना खाना लेने कमरे से बाहर आती है और फिर कमरे में ही बैठकर खाती है। तो राकेश जी बोले, कमला, जब घर के रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाए तो उन्हें अलग कर देना ही बेहतर होता है। मेरे दोनों बेटे दूर दूर ही सही, लेकिन दोनों में प्रेम भावना बनी रहना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं ही कुछ करता हूँ। राकेश जी ने बेटे शांतनु को अपने पोते से बैठक रूम में बुलवाया तो शांतनु भी आ गया। रेणुका भी बाहर कमरे से आकर खड़ी हो गई। देख बेटा, अब तू इस काबिल हो गया कि अपनी अलग गृहस्थी बसा सके, इसलिए तू अब एक नया घर ले ले। जो हमसे बन पड़ेगा हम तेरे लिए कर देंगे। राकेश जी ने कहा। शांतनु समझ गया कि रेणुका की आवाज़ घर में सबको सुनाई दी है, इसलिए पिताजी ऐसा कह रहे हैं। तो वो बोला, नहीं पिताजी, मैं आपके साथ ही रहूँगा। मेरी गृहस्थी यही है आप लोगों के साथ। तो कमला जी बोली, बेटा, कभी कभी कुछ बुरा होने से रोकने के लिए हमें बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तू फिक्र मत कर, हम तेरे घर भी आते जाते रहेंगे, लेकिन अब तू अलग एक दूसरा घर ले ले। कमला जी ने दिल पर पत्थर रखकर ये बात कही थी। शांतनु ने न चाहते हुए भी माँ पिताजी की बात मान ली, क्योंकि उसे पता था कि रेणुका माँ को अगर ऐसे ताने मारती रहेगी तो घर का माहौल सिर्फ बिगड़ेगा ही। अगले दिन उसने एक ब्रोकर से संपर्क किया और कुछ दिन के बाद एक नई बन रही मल्टी में फ्लैट बुक कर लिया। राकेश जी ने भी कुछ बचत के पैसे उसे दे दिए थे, जिसका उसने डाउन पेमेंट करवाकर लोन की किश्तें बंधवा ली। अब शांतनु और रेणुका दोनों नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अब तो रेणुका के कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। खुद का फ्लैट और सिर्फ 3 ही लोग, ना सास से कुछ पूछने की झंझट और ना ही बाबूजी की कोई फरमाइश, सिर्फ अपना पति और अपनी बच्ची। गिनती की रोटी सुबह बनती और गिनती की शाम को। कभी खाना बनाने का मन नहीं करता तो खाना ऑनलाइन ही मंगवा लेती थी। अब तो किसी का मुंह भी नहीं देखना पड़ता था। हालांकि उस जगह आबादी बहुत कम थी, सो चहल पहल भी कम थी, लेकिन उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी पिंकी पूरी तरह से झटक गई। वो हमेशा रेणुका से कहती, माँ, दादी के घर चलो ना, मुझे भैया और दीदी की याद आ रही है, मुझे उनके साथ खेलना है। तो रेणुका कहती, बेटा, तो यहीं अपने दोस्त बना ले, वहाँ तो हम बार बार नहीं जा सकते ना।
रेणुका उसको फ्लैट के नीचे आकर टहलाने लेकर गई तो वहाँ बच्चे तो इतने थे ही नहीं, और जो थे वो उनके माहौल के नहीं थे। कुछ काम करते हुए मजदूरों की नज़रों ने रेणुका को ऊपर से नीचे तक ताड़ा तो रेणुका पिंकी को लेकर वापस अपने फ्लैट पर आ गई। पहले तो कमला जी ही पिंकी को घुमा फिरा कर और चीज़ दिलाकर ले आया करती थी, तो रेणुका को बाहर का माहौल कभी समझ में आया ही नहीं। घर आकर खुद को तसल्ली देते हुए उसने सोचा कि शायद अभी यहाँ आबादी बढ़ेगी तो और भी लोग आएंगे, हर जगह थोड़ा समय तो लगता ही है। अब रेणुका और पिंकी सुबह से लेकर रात तक अपने फ्लैट के अंदर ही रहते थे। 1 महीने के बाद रेणुका ने घर में पूजा रखी तो पूरा ससुराल उसके घर आ गया। कोमल ने रेणुका से कहा, ये पिंकी की हालत इतनी कमज़ोर क्यों दिख रही है? तो रेणुका से कुछ भी कहते नहीं बना। तभी पिंकी कमला जी की गोदी में बैठकर बोली, दादी इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो कमला जी की आंखें भर आईं। वो समझ गईं कि पिंकी अच्छे से खाना नहीं खा रही है और उसे सबकी याद सता रही है, और उस दिन कमला जी के हाथों से उसने इतने दिन के बाद पेट भरकर खाना खाया था। रेणुका को लगा कि समय के साथ सब अपने माहौल में ढल ही जाएंगे, लेकिन अब शांतनु भी झुंझलाया सा रहता था। पहले साथ में रहकर 10,000 देकर वो फ्री हो जाया करता था। अब जब से वो लोग अलग हुए हैं तब से बिजली का बिल, घर की 15,000 किश्त, स्त्री के कपड़ों का पैसा, फ्लैट का मेंटेनेंस और घर से ऑफिस दूर हो जाने की वजह से पेट्रोल और भी ज़्यादा लगने लगा। फिर बेटी के ऊपरी खर्चे, खिलौने और खाने पीने की चीज़ें जो पहले उसके माँ पिताजी करते थे, जो कभी रेणुका ने ध्यान ही नहीं दिया, वो अलग बात है। पहले पिताजी पूरा घर संभाल लिया करते थे, लेकिन वो तो बस अपना हिस्सा देकर भी खुद को ही घर का करता धरता समझ बैठी थी। इस साल बच्ची को स्कूल में एडमिशन करवाना था। जब रेणुका ने इसकी बात शांतनु से कही तो शांतनु उससे भिड़ गया। मेरा बजट तुम्हारी जिद की वजह से पूरा गड़बड़ा गया है। महीना ख़त्म होने पर डर लगता है कि कहीं किसी से उधार न लेना पड़ जाए। अब इस साल तो नहीं, अगले साल ही होगा पिंकी का एडमिशन। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने रात का खाना नहीं खाया और ऐसे ही गुस्से में सो गए। अगले दिन शांतनु ऑफिस से शाम को घर वापस आया तो रेणुका का मूड ठीक करने के लिए उसे घुमाने लेकर चला गया। फिर बाहर ही तीनों ने खाना खाया। रात में 10 बजे जब वो लोग घर लौटकर आए तो देखा उनके फ्लैट का ताला टूटा पड़ा है, और अंदर जाकर देखा तो पूरी अलमारी तितर बितर पड़ी है। रेणुका के पूरे गहने गायब थे। रेणुका तो ज़मीन पर ही गिर पड़ी। आधे घंटे में ही कमला जी और पूरा परिवार उसके साथ था। पुलिस भी आ गई और प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया। अब कार्रवाई तो चलती रहेगी, लेकिन रेणुका का तो सब कुछ लुट चुका था। उसने रोते हुए कमला जी के पैर पकड़ लिए। माँ, आज मुझे एहसास हो गया कि परिवार की ताकत क्या होती है। आज मैं आपके साथ होती तो मेरी बेटी को भी इतना कुछ सहन नहीं करना पड़ता, और ना आज हमारे यहाँ पर चोरी हुई होती, और मैंने तो इतने अच्छे परिवार की कदर नहीं की और आपके बेटे को भी आपसे दूर कर दिया। कमला जी ने कहा, बहू इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, जो हो गया उस पर अफसोस मत कर और अब आगे का देख। शांतनु का दिल उस फ्लैट से पूरी तरह उचट गया और उसने उसे बेच दिया। फिर वो वहीं अपनी माँ के घर के पास किराए से रहने लगा। अब कमला जी अपने मकान को बेचने की तैयारी कर रही हैं, जिससे वो एक बड़ा घर ले सकें और जहां उनके दोनों बेटे बहुएं मिलकर साथ रह सकें। दोस्तों, परिवार एक मजबूत पेड़ की तरह होता है, जिसकी हर शाख उस पेड़ को मजबूती देती है, लेकिन अगर कोई एक शाख टूटकर गिर जाए तो वो धीरे धीरे सूख जाती है। घर के बड़ों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन से ही ज़िंदगी में कोई कदम उठाएं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।